Hello everyone, this is Indra Vikram. Welcome to Social School. Let's start with the second chapter of your class 11 book. ये चैप्टर है एम्पायर्स के बारे में. अब ये जो फर्स्ट चैप्टर आपने अभी कवर किया है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, उसके बाद ये जो सेकंड चैप्टर है आपका एम्पायर, इसमें कुछ रिलेशन अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत बढ़िया डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा. कौन सा डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा कि एक तरफ जो कहानी हमने खत्म करी है जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट से थोड़ी सी आगे की कहानी है ये, या मैं कह दूं कि वहीं से आगे की तरफ और बड़े डेवलपमेंट की तरफ ये कहानी जा रही है. तो पीछे आप आर्मी देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में. क्यों? क्योंकि अब यहां पर वॉर्स होने वाली हैं. यहां पर अब जो पॉलिटिकल सिस्टम पहले डेवलप हुआ था मेसोपोटामिया में, वो बहुत कुछ एक्सपैंड हो जाएगा, और ना सिर्फ एक्सपैंड होगा बल्कि ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, ज्यादा कंट्रोल वाला हो जाएगा. ठीक है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जो कि इस चैप्टर में आपको समझ आएंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. आपका जो चैप्टर है एम्पायर, देखो ये जो चैप्टर है ना एम्पायर, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं. क्यों? क्योंकि जो आपका पिछला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, उससे अगर आप इसको लिंक करके पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा. तो जो पहला चैप्टर अभी खत्म किया है तुम लोगों ने, राइटिंग एंड सिटी लाइफ वाला, इसमें बेसिक जो चीज पढ़ी वो राइटिंग और ये सारी चीजें तो पढ़ी है, कॉन्ट्रीब्यूशंस तो पढ़े ही, लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम जो पढ़ा आपने कि कैसे यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो चीफ होते थे, यहाँ के जो एरियाज के जो रूलर्स होते थे, सिटीज के जो रूलर्स होते थे, ठीक है, तो जो चीफ हैं या कह दूं मैं जो रूलर्स हैं, क्योंकि अभी इतना बड़ा किंगशिप सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो हम रूलर शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं. तो जो रूलर्स हैं ये अभी इतने बड़ी वास्ट आर्मी, बड़ा बहुत बड़ा वो सिस्टम नहीं है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सिस्टम है. हालांकि फिर भी मेसोपोटामिया के कंपैरिजन में देखोगे तो काफी कुछ आपको दिखेगा, वास्ट ही दिखेगा मेसोपोटामिया के कंपैरिजन में. लेकिन आज के और आगे के कंपैरिजन में, जैसे कि हिस्ट्री हम पढ़ते चले जाएंगे, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अभी उतना डेवलप नहीं. तो ये जो चीफ हैं, ये जो रूलर्स हैं मेसोपोटामिया में, ठीक, इन्होंने छोटे छोटे अपने एरियाज डेवलप कर रखे. मारी सिटी देखी आपने, उर शहर देखा आपने, अरग शहर देखा आपने. ठीक है, इस तरीके से आपने बहुत सारे डायनेस्टीज के नाम सुने थे यहाँ पे, जैसे अमोराइट्स का नाम सुना था आपने, ठीक है, असीरियंस का नाम सुना था आपने, अकैडियंस का नाम सुना था आपने, सुमेरियन, ये सारे नाम आपने सुन रखे हैं. तो यहाँ पे बेसिकली ये जो शहर बने हुए हैं, इन शहरों में पर्टिकुलर टाइप के लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और इनमें कुछ पर्टिकुलर पर्सन हैं, या मैं कह दूं कि ग्रुप ऑफ पीपल है. कई जगह पे एक पर्टिकुलर पर्सन है जो रूल करता है या सबको कमांड करता है. ठीक है, तो यहीं से कहानी आपकी थोड़ा सा आगे बढ़ रही है. जो कमांड वाला सिस्टम थोड़ा सा अभी इनिशियल लेवल पर है, वो अब थोड़ा सा और बढ़ जाएगा. क्लियर है? तो हमारे पास जो कहानी शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है कि अप्रॉक्स 2000 ईयर्स, ओके, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के शहरों के जो एस्टैब्लिशमेंट्स थे, उनके बाद हम और आगे बढ़ रहे हैं. अब यहाँ पे 2000 साल की कहानी को कवर कर रहे हैं, या हम कहते हैं कि 2000 साल बाद की कहानी को कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो 2000 ईयर्स फॉलोइंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर्स इन मेसोपोटामिया. तो यहां पर जो मेसोपोटामिया के एम्पायर्स की बात हो रही है, यहां पे समझना, एम्पायर्स इन मेसोपोटामिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस एम्पायर के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये और मेसोपोटामिया के एम्पायर से सिमिलर हैं. मेसोपोटामिया में इस तरीके के छोटे छोटे पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, छोटे छोटे शहर हैं, और उन छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे एम्पायर्स हैं. हालांकि उनका अपना जो रूलिंग सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो उस एरिया के हिसाब से सेल्फ सफिशिएंट है, उस एरिया के हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसे ही है. लेकिन बड़े वास्ट एम्पायर्स नहीं है जो कई कॉन्टिनेंट्स तक फैले रहे हैं. ठीक है, क्योंकि वो अब आपको मिलेंगे. तो 2000 साल बाद मेसोपोटामिया के, यानी मेसोपोटामिया में जो छोटे छोटे एम्पायर्स डेवलप हुए थे, उसके 2000 साल बाद हमें अप्रॉक्स 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी, ठीक है, अराउंड 6th सेंचुरी बीसीई, हमें इन जगहों पर
अब दूसरे तरीके के रूलर्स मिलते हैं, दूसरे तरीके के लोग मिलते हैं, ठीक है। ईरानियंस, पर्शियन या ईरानियंस कह लो आप, ईरान पास में ही है, ठीक है। आप वेस्ट की तरफ चले जाओ तो मेसोपोटामिया की वेस्टर्न बाउंड्रीज की तरफ जैसे जैसे आप चले जाओगे वैसे वैसे आप जग्रोस माउंटेन टच करोगे और फिर आपको ईरान मिल जाएगा। तो ईरानियंस, ये जो ईरानियंस हैं ये इन एरियाज पे अब डोमिनेट है, क्लियर है। अराउंड 6th सेंचुरी BC द local rulers or you can say the native peoples or the rulers, actual rulers of Mesopotamia जो हैं वहां के या उसी सिटी को बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो नहीं है, और उस जगह को कंट्रोल कौन कर रहा है? ईरानियन पीपल, द पीपल हु केम फ्रॉम ईरान, दे आर नाउ डोमिनेटिंग द लैंड ऑफ द टू रिवर्स, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो मेसोपोटामिया के इलाके पे कौन रूल कर रहा है? अब एमोराइट्स और ये सारे लोग कहानी बन गए, इतिहास बन गए, पास्ट बन गए, और अब जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय ईरानियंस यहाँ पे ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है। और ईरानियन जहां पे रूल कर रहे हैं दैट वाज द पार्ट ऑफ, वंस इट वाज द पार्ट ऑफ असीरियन एम्पायर। असीरियंस का नाम आपको बहुत अच्छे से याद होगा। असीरियन एम्पायर के जो रूलर्स हैं इनकी कहानी आपने लाइब्रेरी वाला जो हमने वीडियो जिसमें हमने लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस किया हुआ है ना। एक असीरियन किंग था असुरबनिपाल, जिसने बकायदा एक बड़ी लाइब्रेरी बनवाई थी अपनी कैपिटल निनेवे में, और कोशिश करी थी कि बहुत सारे जो पुराने कस्टम और ट्रेडिशंस हैं और बहुत सारी पुरानी मेसोपोटामिया की जो चीज़ें रिकॉर्ड में होनी चाहिए, आगे ट्रांसफ़र होनी चाहिए, उनको मैं यहाँ पे रखवाऊँ अपनी इस लाइब्रेरी में। तो ये असीरिया की बात थी उस समय। असीरियन किंग्स जो है वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मेसोपोटामिया में काफ़ी जाने जाते हैं। तो उस असीरियन एम्पायर की जगह पर अब ईरानियन एम्पायर कह सकते हो आप एक तरीके से, नॉट एग्जैक्टली द एम्पायर बट यस, अभी धीरे धीरे वो लोग डोमिनेट हो रहे हैं। सो ईरानियंस आर ऑक्यूपाइंग द मेजर पार्ट ऑफ द असीरियन एम्पायर। ओके, होप इट इज क्लियर नाउ। तो इस दौरान जब असीरियन रूलर्स आर नॉट देयर and the territory which was ruled by Assyrian is now under the dominance of the Iranian rulers। तो Iranians के समय से ही हम यहाँ पर देखते हैं कुछ सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस जो हो रहे हैं, इनमें जो सबसे बड़े चेंजेस हो रहे हैं ये है इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है। इकोनॉमिक चेंजेस की बात अगर करें तो वो है क्या? ट्रेड डेवलपमेंट का। ट्रेड डेवलपमेंट का मतलब यहां पर ट्रेड रूट्स फैसिलिटेट कर रहे हैं ईरानियन रूलर्स, ठीक है। तो ये जो इलाका है ना, मेसोपोटामिया का इलाका, जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, इसके बारे में 2-3 चीजें रिवाइज करवा दूं मैं जल्दी से अगर, तो फर्टाइल क्रेसेंट आपने इसको कहा था, याद है आपको? फर्टाइल क्रेसेंट कहा था आपने, मतलब इस एरिया में अच्छी खासी फर्टिलिटी थी, ठीक है। दूसरी चीज आपको शायद पता अगर है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो देखो, जो मेसोपोटामियन वाला इलाका है ना, या मेसोपोटामियंस हैं, इन मेसोपोटामियंस के ट्रेड रिलेशंस काफ़ी कुछ जो है वो आपके इंडस वैली, इजिप्टियन लोग इनके साथ में हुआ करते थे, ठीक है। ये इजिप्ट यहाँ के एरिया में, इधर आप जब जाओगे वेस्टवर्ड तो आपको इजिप्ट्स मिल जाएंगे, इधर तरफ जाओगे तो आपको इंडस वैली वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेसोपोटामियन जो लैंड है, या मैं कह दूं कि जो एरिया है, द रीजन, इट सर्व एज द ब्रिज, ठीक है, एक ब्रिज की तरह भी सर्व करता था। किस तरह के ब्रिज? ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। मतलब इजिप्टियंस और बाकी के जो लोग, बाकी के जो सिविलाइजेशन के लोग हैं, छोटे छोटे सिविलाइजेशन वाले लोग हैं, छोटे छोटे शहरों के लोग हैं जो यहाँ पे, वो आपसी जो व्यापार करेंगे तो वो बेसिकली इसी एरिया से होकर निकलेंगे। तो मेसोपोटामिया का जो एरिया है वो वैसे भी एक तरीके से ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा हुआ करता था। होपफुली ये क्लियर हो रहा होगा, ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा हुआ करता था। अब यहाँ पर ये चीज़ और थोड़ा सा नेटवर्क और मॉडिफाई और डेवलप हो जाएगा। सिटी ऑफ मारी के बारे में जब पढ़ रहे थे, याद करोगे तो ये चीज़ें लिंक हो जाएंगी। सिटी ऑफ मारी के बारे में जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि जो रिवर्स के चैनल्स हैं, कैनल्स हैं, ये छोटे छोटे कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम करती थी, ठीक है। तो अब ये और ब्रॉड हो रही हैं,
ये लैंड रूट से भी कनेक्ट हो रही हैं। सो बेसिकली ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अराउंड द 6th century BC, दोज ट्रेड नेटवर्क्स विच वर इन दी अर्ली फेज, जो कि अपने शुरुआती अवस्था में थे मेसोपोटामिया के ज़माने में, अब वो और बढ़ गए या और विकसित हो गए, और कुल मिला के इन बड़े ट्रेड नेटवर्क्स का बेनिफिट मिलना शुरू होगा। जितना ज़्यादा ट्रेड नेटवर्क डेवलप होगा, ट्रेड रूट्स डेवलप होंगे, उतना ज़्यादा लोगों का कम्युनिकेशन यहाँ से बढ़ेगा। जब कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन, कल्चरल एक्सचेंजेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। यही चीज़ आगे जाके बड़े बड़े किंगडम्स डेवलप करने में हेल्प करेगी यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अब जब ज़्यादा ट्रेड एरिया बढ़ रहा है, ज़्यादा ट्रेड नेटवर्क बढ़ रहा है, पॉपुलेशन सेटलमेंट बढ़ रहा है, किंग्स का डोमिनेंस बढ़ रहा है इस एरिया में, तो किंग्स का एरिया भी बढ़ेगा रूल करने का, ठीक है। उनका जो डोमिनेंस वाला एरिया जब बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि टैक्सेस लेने हैं, सिक्योरिटी भी देनी है ट्रेडर्स को, तो इसके लिए उनको अपना डोमिनेंस प्रॉपर बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ईरानियंस के साथ साथ कहानी और आगे बढ़ेगी। इन ट्रेड नेटवर्क्स ने धीरे धीरे यहाँ पॉपुलेशन सेटलमेंट्स को और पॉपुलेशन के साथ साथ और नए छोटे छोटे किंगडम्स या शहरों को प्रमोट किया। क्लियर है? इन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट किंगडम जो कि 200 साल बाद यहाँ पे लगभग डेवलप हो रहा है, ठीक है। 6th century के आसपास ईरानियंस यहाँ पे रूल कर रहे हैं, एंड आफ्टर 200 years अराउंड 4th BCE देयर इज अ स्मॉल एरिया नोन एज मैसेडोनिया, ठीक है। तो यहां पर अलेक्जेंडर, ठीक है, रूल करना शुरू करेगा। क्लियर है? तो मैसेडोनिया वॉज ऑल्सो वन ऑफ द सिटी और वन ऑफ द, यू कैन से, स्मॉल किंगडम इन दिस रीजन, इस एरिया में। कहानी अलेक्जेंडर पे आके क्यों रुक रही? देखो क्या होता है हिस्ट्री में, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हो आप। तो ईरानियंस के साथ मेसोपोटामिया से हम ईरानियंस पे आ गए, और ईरानियन से अब हम अलेक्जेंडर पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अलेक्जेंडर से ये जो नेटवर्क है ये इतना ब्रॉड हो जाएगा कि आगे जाके ये जो पूरी कहानी है वो बहुत अच्छे से रिलेट हो जाएगी, ठीक है। तो अलेक्जेंडर आपका रूल कर रहा है इस एरिया में अराउंड 4th century BC, ठीक है। अब अलेक्जेंडर जब रूल करेगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अलेक्जेंडर ने क्या किया आगे जाके। अलेक्जेंडर ने वॉर कैंपेन्स या वॉर एक्सपीडिशन शुरू किए। अलेक्जेंडर का अपना सपना था कि मैं दुनिया का मैक्सिमम एरिया जो है वो अपने डोमिनेंस में लेके आऊं, ठीक है, अपने कंट्रोल में लेके आऊं। तो समझ रहे हो ना, ये जो चैप्टर एम्पायर नाम रखा गया है, यानी अब आप में जो राजाओं में आप देखोगे जो इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी है वो थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगी। अपने डोमिनेंस, अपने एरिया, अपने जुरिस्डिक्शन, अपने इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को और एक्सपैंड करने की जो टेंडेंसी है वो यहां से देखने को मिलती है। इसी वजह से हम इसको नाम ही दे रहे हैं चैप्टर को एम्पायर, ठीक है। चलिए, तो अलेक्जेंडर स्टार्टेड वॉर एक्सपीडिशंस, मिलिट्री कैंपेन्स शुरू करे उसने, सैन्य अभियान शुरू करे, और ये सैन्य अभियान जहां जहां पॉसिबल था उसके लिए उसने मेजॉरिटी ऑफ एरिया अपने अंडर करना शुरू किया। जो नेटिव एरियाज के किंग्स थे उनको डिफीट करना शुरू किया, और उन सारे एरियाज को अपने किंगडम में, मैसेडोनियन किंगडम में मर्ज करता चला गया, ठीक है। अलेक्जेंडर एक्वायर्ड अ वास्ट टेरिटरी, अलेक्जेंडर एक वास्ट टेरिटरी को एक्वायर करेगा, ठीक है, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी। देखो, इन वॉर एक्सपीडिशंस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरलिंकिंग का हो रहा है, ठीक है। इंटरलिंकिंग हो रही है, कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। पहले जो बड़े कैंपेन्स इस तरीके के नहीं हुए थे, लोग दूर दूर थे, ट्रेड के माध्यम से जुड़े हुए थे, अब वो वॉर एक्सपीडिशंस की वजह से और ज़्यादा पास आएंगे, या फिर वो ट्रेड जहां जहां पर अब शायद नहीं पहुंचा था वो और पहुंचेगा। क्लियर है? तो इतने बड़े इलाके को कैप्चर करना आसान चीज़ नहीं थी। ये एक तरीके का ना सिर्फ वॉर एक्सपीडिशन था, बल्कि ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि तरीका भी था जिससे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल कनेक्शंस जो हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बीच में एस्टैब्लिश हुए हैं। तो नॉर्थ अफ्रीका का हिस्सा उसने जीत लिया। अब नॉर्थ अफ्रीका का हिस्सा जीतेगा तो आगे जाके नॉर्थ अफ्रीका के हिस्से में छोटे छोटे किंगडम्स और डेवलप होंगे, ठीक है। फिर वेस्ट एशिया का भी हिस्सा, एशिया माइनर, ऐसा पूरा टर्की वर्की का जो पूरा हिस्सा, ईरान को तो इसने ऑब्जर्व पूरा कर लिया अपने उसमें,
ठीक है, ये जीतेगा, पूरा ब्यास रिवर तक आएगा, ठीक है, यानी एशिया की तरफ बढ़ेगा, वहां से ईरान से एशिया की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो एशिया का मतलब इंडिया की तरफ मैं कह रहा हूँ एक्चुअली, तो इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया में पर्टिकुलरली इसने वैसे इन्वेड नहीं किया, ठीक है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री तक इसने इन्वेड किया और फिर बाद में व्यास रिवर से वापस लौट गया। तो ये मिलिट्री कैंपेन्स जो हैं अलेक्जेंडर के, ये एक इंटरकनेक्शन एस्टैब्लिश करके सोसाइटी को एक नए तरीके से, सोसाइटी तो कम, पॉलिटिकल सिस्टम को एक नया मोटिवेशन दे रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम को नया मोटिवेशन का मतलब है कि जो अब आगे के रूलर्स आएंगे उनके लिए एक और ये मतलब प्लान, रोड मैप देके जा रहा है कि देखो तुमको भी ऐसे ही करना है आगे जाके, ठीक है। सो दिस वाज द मैप, थ्रू दिस मैप आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट द एरियाज, द मिलिट्री कैंपेन ऑफ द अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर का जो मिलिट्री कैंपेन है आप देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ मैसेडोनिया। तो मैसेडोनिया का जो ये इलाका है बेसिकली, यहां से उसने अपना कैंपेन शुरू किया। ये मैसेडोनिया आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। सो मैसेडोनिया से उसने अपना किंगडम शुरू किया और इसके बाद देखो कि धीरे 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 वो पूरा आएगा, ये एशिया की तरफ तक आएगा, ठीक है ना। ये आप नॉर्थ अफ्रीका के हिस्सों को जीतेगा, ये इजिप्ट वगैरह के एरियाज को कवर कर लिया उसने, ये नॉर्थ अफ्रीका का हिस्सा उसके पास चला गया, ये एशिया माइनर, टर्की वगैरह ये पूरा उसके कब्जे में चला गया, ठीक है। ये मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया को कवर किया उसने। असीरिया में ईरानियंस वगैरह जो हैं उनको सबको, ठीक है। फिर ये और आगे आ जाओ, बेबीलोन, इसको भी कवर किया, बेबीलोनिया को। और फिर ये धीरे धीरे ये इंडस रिवर, ठीक है, यहाँ तक आएगा। और इसके बाद ये यहाँ पर उसका जो वॉर कैंपेन है, मिलिट्री कैंपेन है, वो रिट्रीट करना है, मैं कह दूं वापस, मतलब उसने रिट्रीट करना शुरू कर दिया, वापसी कर ली। सो दिस इज हाउ द अलेक्जेंडर यू कैन से एनेक्स द टेरिटरीज, क्षेत्रों को उसने एनेक्स किया, अपने अधिकार में कर लिया। अब अलेक्जेंडर ने पूरे एरिया को अपने अधिकार क्षेत्र में तो ला लिया, लेकिन उसके साथ एक बड़ी वीकनेस हो गई, और वो वीकनेस ये थी कि उसने क्या किया था, इतने बड़े मिलिट्री कैंपेन के थ्रू जो टेरिटरी एक्वायर की थी उसको कॉन्सोलिडेट नहीं किया था, ठीक है। कॉन्सोलिडेट नहीं किया मतलब जीतता चला गया, ठीक है। जैसा है ना कि आप कोई काम, बिजनेस है, आप बिजनेस करते चले जाएं, बिजनेस को एक्सपैंड करते चले जाएं, लेकिन एक्सपेंशन के दौरान आप ये ना देखें कि बिजनेस एक्चुअली जो है रन हो रहा है जब, तो वो प्रॉपर प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं है, नए नए ब्रांचेस खोलते चले गए, ठीक है, नई नई ब्रांचेस प्रॉफिटेबल हैं भी कि नहीं है, उनकी रिपोर्टिंग आपको लेनी नहीं है, आप तो सिर्फ नई ब्रांचेस खोलते चलो। तो अलेक्जेंडर के साथ ये इशू आ गया कि वो वॉर एक्सपीडिशंस करेगा, जीतता चलेगा, लेकिन साथ साथ कंसोलिडेशन की प्रॉब्लम आ गई। फिर जब वो रिट्रीट हो रहा है उसके बाद जल्दी उसकी डेथ भी हो गई, और प्रॉपर और कंसोलिडेशन अगर वो करने की कोशिश भी करता तो नहीं कर पाया, जिससे बाद में डिसइंटीग्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऑल राइट। तो जब ये एरिया, जिस एरिया की अभी हम बात कर रहे हैं ना, अब हम यूरोप की तरफ जा रहे हैं, तो ये पूरा एरिया जो कि अलेक्जेंडर के डोमिनेंस में है, इनमें से एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है रोम, ठीक है, छोटा सा शहर है इटली में। तो ये जो स्मॉल सिटी ऑफ रोम है, यहां से एक नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू होता है, ठीक है। और सिटी या स्टेट ऑफ रोम जो है, यहां पर जो किंग्स हैं ये अपने आप को कंसोलिडेट करके, अपने आप को अपने स्ट्रॉन्ग करके, अपनी कंडीशंस को, अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है, क्या करेंगे, बड़े एरिया पर, जिन एरियाज पर पहले अलेक्जेंडर ने इन्वेजन्स किए, जिन एरियाज पे अलेक्जेंडर ने अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया, उन एरियाज को और बाकी सारे एरियाज जहां तक पॉसिबल हैं उनको भी ये अब अपने डोमिनेंस में लाने की कोशिश करेंगे। मींस नाउ द सेंटर ऑफ पावर शिफ्टेड टू रोम। तो सेंटर ऑफ पावर जो है ये अब कहां पर शिफ्ट हो गया, सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट हो गया रोम पे, और रोम स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। क्लियर है। तो रोम का एक्सपेंशन शुरू हुआ। ये पूरा एडवांटेज इसलिए क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा।
जो कंसोलिडेशन, सुदृढ़ीकरण होना चाहिए था सिकंदर के द्वारा, वो नहीं हो पाया। और चूंकि कंसोलिडेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, इसलिए इसका फायदा उठाया रोमन रूलर्स ने। ठीक है, सब पूरा बकायदा हम जब चैप्टर में आ जाएंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी ज़्यादा किसी रूलर का नाम नहीं ले रहा, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि प्रॉपर कहानी आपको पढ़नी ही है। तो इन्होंने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया एंड दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर कंट्रोल ओवर नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, ईस्ट मेडिटेरेनियन एरियाज, वही एरियाज जो कि अलेक्जेंडर के वॉर कैंपेन में इंक्लूडेड थे, जहां पर उसने कब्जा किया हुआ था, उन सारे एरियाज को अपने डोमिनेंस में लाना शुरू कर दिया, अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और द स्टेट ऑफ रोम विच वॉज अ वेरी स्मॉल सिटी इवेंचुअली बिकेम द रोमन एम्पायर। ठीक है, पहले ये रिपब्लिक था, अर्लियर इट वॉज नोन एज रिपब्लिक, और बाद में फिर जैसे ही रूलर ने बड़ा एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया, वैसे ही थोड़ा सा ऑटोक्रेसी भी उसने अपने आप में रख ली, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा पावरफुल कर दिया, डिसीजन मेकिंग को थोड़ा ज़्यादा सेंट्रलाइज कर दिया, और वहाँ से फिर रोम की एम्पायर वाली जर्नी शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, रोमन एम्पायर। ठीक है, तो रोमन एम्पायर बेसिकली हमारी स्टोरी का थीम पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, हम यहीं से पूरी कहानी अपनी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पूरा बैकड्रॉप जो है आपको वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो रोमन एम्पायर ना सिर्फ कॉन्सोलिडेट होगा, ना सिर्फ एक्सपैंड होगा, बल्कि इतना बड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा कि उसको मैनेज करना भी इतना आसान नहीं होगा। और रोमन्स को आगे जाके रोमन एम्पायर का पूरा जो एरिया है वो फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। सो अराउंड 7 to 15 सेंचुरी, ठीक है, अराउंड 7 to 15 सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब आप कह दो कि 700-800 साल की कहानी जो है वो निकल गई है यहाँ पे। ठीक है, तो बिटवीन 7 to 15 सेंचुरी एडी द रोमन एम्पायर, especially the eastern part of the Roman Empire, okay, what was invaded by the Arab Empire। यही वो टाइम था जब अरेबिया के पेनिनसुला में, या मैं कहूँ कि अरेबियन डेजर्ट पर इस्लामिक रिलीजन जो है वो इमर्ज होगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस्लाम जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजन के साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम भी बन जाएगा, और फिर जो एक्सपेंशन है वो शुरू होगा। ठीक है, इस्लामिक एक्सपेंशन भी शुरू होगा। तो जो अरब एम्पायर है उसके फ्रिक्वेंट अटैक्स फेस करना शुरू करेगा ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बिकॉज ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है दैट वाज मच क्लोजर टू द अरेबियन एरिया। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। जिससे बड़ा नुकसान होगा, ईस्टर्न रोमन एम्पायर को शैटर करने में अरेबियन जो इन्वेजन्स थे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और जब ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर फ्रिक्वेंट अटैक्स की वजह से कमजोर हो जाएगा, तो लगभग आप कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा ईस्टर्न रोमन एम्पायर पे, और आगे जाके इसका इंपैक्ट वेस्टर्न रोमन एम्पायर पे भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और यहाँ पे दो तरीके, एक तो कुछ जहां पे अरब्स कंट्रोल कर लेंगे वो एरियाज, और दूसरा जहां पर लोकल छोटे छोटे जो ट्राइब्स हैं, यानी वहां के जो नेटिव्स थे, छोटे छोटे घुमक्कड़ प्रजाति के लोग जो थे, ठीक है, ट्राइबल्स थे, जनजातीय लोग थे, ये ट्राइबल्स जो हैं, अब कोई और तो है नहीं, फ्रिक्वेंट अटैक्स भी हो रहे हैं, तो देखो फिर ये सर्वाइवल वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अपने आप को तो बचाना ही है। अब पॉलिटिकल सिस्टम भी बड़ी इनस्टेबल है, तो फिर ये ट्राइबल्स जो है वो अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट करना शुरू करेंगे और पॉलिटिकली स्ट्रांग करना शुरू करेंगे, बड़े एरिया पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर नोमैडिक एम्पायर्स देखने को मिलते हैं। मतलब कहने का कि ये जो छोटे छोटे ट्राइबल एरियाज थे, या जो ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स थे यहाँ पर, इन ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स ने क्या किया, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया एक तरीके से, एंड दे वर नो मोर अंडर द सब्जुगेशन ऑफ एनी किंग। पहले ये रोमन जो रूलर्स हैं इन्हीं को बहुत अपना सर्वे सर्वा अपना सुपीरियर मान रहे थे, लेकिन अब एक तो पहले से भी परेशान थे थोड़ा सा, अब
अपने आप को थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर्स जो है वो इस्टेब्लिश होंगे। लंबार्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपने वाइकिंग्स वगैरह का नाम सुना होगा, तो बहुत यूरोप में आगे जाके बात कर रहे हैं उनकी। मतलब एक नहीं, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर दोनों को मिला के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्राइबल या नोमैडिक एम्पायर्स हैं जो एक्चुअली सम्राट या साम्राज्य स्थापित करने की स्थिति में है नहीं वैसे कहोगे तो, क्योंकि नाम देखो, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे जब ये चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो नोमैडिक एम्पायर, जो नोमैडिक है वो एम्पायर कैसे एस्टेब्लिश कर सकता है? नोमैडिक का मतलब ये है कि वो एक जगह पर स्टेशनरी है ही नहीं, वो यहां वहां मूव कर रहा है अभी, बट फिर भी उसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस कि एक यूनिफाइड एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया। तो यस, ऐसी सिचुएशन बनेगी कि पहले वो नोमैडिक है लेकिन बाद में वही नोमैडिक लोग एक बहुत वास्ट सेंट्रलाइज पावरफुल एम्पायर एस्टेब्लिश करेंगे। तो आगे जाके इन्हीं नोमैडिक एम्पायर्स में एक ट्राइब है जिसका नाम है मंगोल ट्राइब। ये मंगोल ट्राइब बहुत पावरफुल हो जाएगी और ये मंगोल ट्राइब आगे जाके एक बहुत बड़ा नोमैडिक एम्पायर एस्टेब्लिश करेगी जिसका फाउंडर होगा चंगेज खां। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी भी, तो चंगेज खां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो होपफुली ये पूरा जो इंट्रोडक्शन है आपका आपको समझ आ गया होगा, और आगे के जो वीडियोस हैं इनमें हम फिर इस पॉइंट वाइज इस चैप्टर को लेना शुरू करते हैं। तो आपके जो बैचेस हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको फ्रिक्वेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है इसके बारे में कि आपकी क्लास 11th और क्लास 12th के जो बैचेस हैं, क्लास 11th इंसेप्शन बैच एंड क्लास 12th विक्ट्री बैच has already started, and what kind of benefit you will be getting in those batches? Real time introduction, okay, with the teacher। आप अपने टीचर के साथ में प्रॉपरली उसी टाइम जिस समय पढ़ाया जा रहा है आपको इंटरैक्ट होने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। यू कैन आस्क क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन टैब, ठीक है। टीचर के साथ में आपको डाउट समझ में आ रहा है तुरंत तो प्रश्न पूछने का बड़ा बढ़िया रियल टाइम अवसर। फिर यू कैन एसेस योर लर्निंग, आप अपनी जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से एसेस कर सकते हैं यूजिंग दी लाइव पोल ऑप्शन, ठीक है। देन यू कैन कम्पीट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। आप सब लोग जो ग्रुप में पढ़ रहे हैं ये लोग अपनी परफॉर्मेंस को थ्रू दी पोल लीडर बोर्ड आप एसेस कर सकते हैं। एंड देन देयर इज अ चांस फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू फंड देयर स्टडी, दैट स्कॉलरशिप टेस्ट। तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट कॉम्बैट करिए और अपनी पढ़ाई को फायदेमंद करिए, ठीक है। ये सब कुछ अगर आपको करना है तो ये करने के लिए आपके पास बढ़िया बेनिफिट जो है वो ये है कि आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, INDRA कोड टाइप करें, और इस कोड को टाइप करते ही आपको जब ये आप अवेल करना चाहेंगे तो इसके साथ डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, चैनल, टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल का। कनेक्ट विद दिस टेलीग्राम चैनल एंड मेक श्योर कि आपके फ्रेंड्स भी कनेक्ट हो रहे हैं इस टेलीग्राम चैनल के साथ में। तो होपफुली आपको ये जो लेक्चर था ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमारे एम्पायर का था। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी से मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड विद सोशल स्कूल। थैंक यू।